इस पुलिस की तैयारी में जोर से लगा हुआ है और बिल्कुल परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, होना भी चाहिए यह जुनून आप लोगों के बीच। और अब इस समय परीक्षा के नज़दीक समय में हम आपको आज लेकर आए हैं पुलिस ब्रह्मास्त्र के तौर पर ऐसे कठिन प्रश्न जो पुलिस में ही पूछे गए हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और अब बहुत बहुत कठिन है। इनके बिना सिलेक्शन तो आप भूल जाइएगा मेरे बंधुओं। और मैं जिस किताब से अब आपको पढ़ाने वाला हूँ वो किताब है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। ओके, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन है जिसमें व्यापम के द्वारा पूछे गए 3000 पुराने प्रश्न टॉपिक वाइज प्रश्न है पूरे, और नीचे उन प्रश्नों की व्याख्या भी आपको दी रहती है। तो इस किताब को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप खरीद सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी। महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी हुआ करती थी। सबसे पहला विकल्प है कि मत्स्य या अशोक या वज्र या फिर अवंती। बंधु, महाजनपद युग में उज्जैन राजधानी थी किसकी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे बंधु, किसकी, तो अवंती की राजधानी थी मेरे बंधु। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। सबसे पहला विकल्प है कि अशोका की मृत्यु के बाद, या औरंगजेब की मृत्यु के बाद, या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, या कनिष्क की मृत्यु के बाद। तो हर कोई आंसर भी साथ ही साथ कमेंट करते चले। बिल्कुल, विकल्प बी ज्यादातर लोग बता रहे हैं, विकल्प बी की औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो बंधु, बिल्कुल सही जवाब है सभी का जिन्होंने बी बताया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, तैयारी बिल्कुल सटीक चल रही है। लेकिन काफी लोगों का गलत है। तो बंधु, मैंने पहले ही कहा था इतिहास के प्रश्न है इसमें, तो इतिहास तो बड़ा कठिन लगता है लोगों को। ओके, हमेशा याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश में, ओके, मध्य प्रदेश में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो मराठाओं ने जो है अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब देखिए, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था। तो औरंगजेब का पूरा नाम था मेरे बंधुओं अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। भारत के कौन से राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधुओं। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जवाब बताइए कि झारखंड में सांची के स्तूप हैं, या आंध्रा में, या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब भाई, इससे गलत जो कर देगा वो तो मध्य प्रदेश का निवासी है ही नहीं एक तरह से। तो सांची के स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अब बात करेंगे सांची के स्तूप जो है ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से इनका संबंध है, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची की स्तूप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बनेगा आपके लिए कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो सांची के स्तूप का निर्माण महान अशोक ने कराया। किसने, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण रायसेन जिले में कराया था। और यह एक पर्यटन स्थल तो है ही, इसी के साथ साथ यहाँ पर कई बौद्ध संरचनाएं, मठ और स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये रायसेन जिले में है सांची के स्तूप, इनका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। ये 3 प्रश्न परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़े अहम प्रश्न हैं, याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं। अरे मेरे बंधु, इसको रट लो, बहुत पूछा जाता है। जेल प्रहरी में ये पूछा गया, ओके, पुलिस में ये पूछा गया है। तो बंधु बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका ना चरित्र खराब है, बहुत आता ही रहता है, परेशान करता रहता है ये प्रश्न। तो भीमबेटका की जो गुफा है ना मेरे बंधु, एक टाइगर पार्कों के लिए प्रसिद्ध है, या गुफा कला के लिए, या मूर्तियों के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भीमबेटका की गुफाएं है ना, वे विकल्प सी बता रहे हैं, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे विकल्प सी बता रहे हैं। अभी हमने देखा था जो
सांची के स्तूप है वो कहाँ पर है? तो मेरे बंधु सांची के स्तूप कहाँ पर थे? रायसेन में सांची के स्तूप थे, सांची नामक शहर में। सांची शहर है रायसेन में, छोटा सा वहां पर क्या है? सांची के स्तूप है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? अरे मेरे भैया, मेरे प्यारे सखा, जो भीमबेटका की गुफाएं है ना, वे भी कहाँ पर है? रायसेन में ही स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप दोनों कहाँ है? सांची स्तूप दोनों के दोनों रायसेन में स्थित हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, जो भीमबेटका की गुफाएं है ना मेरे बंधु, ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मेरे बंधु। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, ये किसने बताया? सीमा पार्टे ने बताया है कि वाकड़कर ने, किसने? वाकड़कर ने जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ये प्रश्न भी हम आपको कई दफा बता चुके हैं। प्रश्न है अगला, खजुराहो कौन से शासकों की राजधानी हुआ करता था? अगर आप रोजाना रेगुलर रूप से क्लासेस ले रहे होंगे ना, तो हमने जो पुलिस के पुराने पेपर करा रहे हैं आपको शाम को सुबह, जो कभी कभी पुलिस के पुराने पेपर हम लेके आते हैं, 3 3 4 4 पेपर कराते हैं, उसमें आपने ये देखा होगा कि खजुराहो कौन से शासकों की राजधानी हुआ करता था। ये प्रश्न 2 4 बार पूछा गया है पुलिस में। ओके, और ये रहा पुलिस का। ओके, तो बंधु, खजुराहो किन शासकों की राजधानी था? तो हमेशा याद रखें, खजुराहो जो है चंदेल वंश शासकों की राजधानी था। किनकी? चंदेलों की राजधानी, चंदेल शासकों की राजधानी हमारा प्यारा सा खजुराहो हुआ करता था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि असीरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है मेरे बंधु? जी हाँ, असीरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, जो असीरगढ़ का दुर्ग है ना, असीरगढ़ का जो दुर्ग है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा में बिल्कुल भी नहीं है बंधु। कुछ लोग खंडवा बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ भी आपकी तैयारी नहीं है, अभी भी समय, सुधार कर लो। ओके, ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा ना, इधर उधर से कोई किताबें नहीं पढ़ी गई अभी तक, तो बस हमारे वीडियो देख लो, वही बहुत है आपके लिए। ओके, इतना मटेरियल। तो असीरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? असीरगढ़ का दुर्ग बंधु बुरहानपुर में है। अरे पूरा का पूरा हमारी क्लासेस से ही बाहर नहीं है। असीरगढ़ का दुर्ग कहाँ? बुरहानपुर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सोनगिरी क्यों प्रसिद्ध है? सोनगिरी क्यों प्रसिद्ध है? अब आप एक चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सोनगिरी क्यों प्रसिद्ध है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? अरे मेरे बंधु, हमने देखा कि भीमबेटका की गुफाएं जो है शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? शैल चित्रों के कारण भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। ओके, शैल चित्रों के कारण। आगे बढ़ते हैं, सोनगिरी जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो बंधु मेरे, सोनगिरी जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? जैन मंदिरों के लिए सोनगिरी जाना जाता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अब मैं बात करूं, सोनगिरी जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, तो सोनगिरी कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ये प्रश्न भी बन जाता है। जैसे हमने देखा कि सांची कहाँ पर है, सांची रायसेन। भीमबेटका कहाँ पर है, तो भीमबेटका भी कहाँ पर थी, भीमबेटका रायसेन में। दोनों के दोनों कहाँ है? ये रायसेन में है। ओके, सांची और भीमबेटका। अब आता है सोनगिरी, तो सोनगिरी है मेरे बंधु कहाँ? दतिया में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हमारा प्यारा सा सोनगिरी है, जो कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन तीर्थ स्थल है ये एक तरह से। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बाज बहादुर महल कहाँ पर स्थित है? कौन कहता है ये प्रश्न नहीं पूछा जाता? अरे प्रश्न पूछा जाता है। इसका एक और साथी प्रश्न है, जो इस ये नहीं आएगा तो वो आएगा। ओके, ये नहीं आएगा तो वो आएगा। साथी प्रश्न है, क्या है उस साथी का नाम? उसका नाम है मेरे बंधु बाज बहादुर महल हो या फिर रानी रूपमती महल हो। क्यों रूपमती महल? क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रेमी हैं।
बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय कथाएं, उनकी प्रेम कथाएं कहाँ से जुड़ी हैं? मांडू से जुड़ी हुई हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाएं या प्रेम कथाएं। ओके, तो बाज बहादुर महल और रानी रूपमती महल दोनों के दोनों बेचारे कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों मांडू में स्थित है मेरे बंधु। कहाँ पर है? मांडू में इनका मूड बना था। बाज बहादुर का और रानी रूपमती का मूड कहाँ पर बना? मांडू में मूड बना इनका, और वहीं पर क्या है, इनकी प्रणय कथाएं प्रेम कथाएं चली, वहीं पर इनके क्या है, महल बना दिए गए। इज दैट क्लियर? ऐसे आपको याद रखना है, ये है याद रखने की जुगाड़। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अरे लेकिन ये बता, मांडू में और कौन कौन से महल स्थित हैं? बहुत सारे मैंने बताए थे बंधु, बहुत सारे। अरे पढ़ाकू मेरे वर्दीधारियों, अब तो बता सकते हो, अब विकल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना तो मैंने रटा दिया। सीमा पार के कह रही है कि मांडू को सिटी ऑफ जॉय जॉय कहते हैं, लेकिन भदौरिया भी कह रहे हैं कि सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। होशंग शाह का मकबरा भी मांडू में, राजा से करवार, बहुत बढ़िया, क्या उन्होंने फैक्ट बताया। आशीष कह रहे हैं, आशीष माइकल, कि हिंडोला महल भी मांडू, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भैया मेरी प्यारी बहनाओं। अरे क्या जय हो आपकी, सीताराम कुशवाहा। कुछ नहीं है, ये तो बस हम तो बोलते जा रहे हैं, बकबक करते जा रहे हैं। सब तो आपको आता है, यादें तो आपको हैं पहले से, यादें तो आपके दिल और दिमाग में हैं। चलो बहुत बढ़िया। महलों की नगरी भी कहा जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सोहन सिंह जाटव मेरे भैया। जहाज महल भी है संजय ठाकुर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो कितने फैक्ट आ गए, हाँ कितने फैक्ट आ गए। अशरफी महल भी है, लो लो अशरफी महल बता दिए। विशाल नूसा कह रही है बुलंद दरवाजा है, अशरफी महल है, क्या बात है। चलो, तो भैया दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और अपनी राजधानी की जो स्थापना की थी इन्होंने, वो भैया जी मांडू में ही की थी। कहाँ पर? मांडू में ही इन्होंने अपनी राजधानी की स्थापना की, दिलावर खान भाई साहब ने। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ओरछा एक शाही कस्बा है जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखो ये किताब पता है क्यों खतरनाक है? ये किताब इसलिए खतरनाक है क्योंकि जो प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे इन किताब वालों ने स्टार लगा के रखा है, स्टार लगा के रखा है। ओके, जो मैं कहता हूं ना कि 5 स्टार लगा लो, उस उससे बढ़िया तो इसी में 5 स्टार लगा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ओरछा एक शाही कस्बा तो है ही मेरे बंधु। ओके, और ओरछा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये स्थित है मेरे बंधु कहाँ? वेतवा नदी के किनारे। कहाँ? वेतवा नदी के किनारे है। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहूंगा, 100% करना चाहूंगा, 100%, कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है मेरे बंधुओं? कहाँ से इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का? जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधुओं, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, बहुत ही शानदार, क्या बात है मेरे बंधु, क्या बात है। तो हमेशा याद रखना, जो भोपाल की जामा मस्जिद है ना, ये बनवाई गई थी किसके द्वारा? बहुत बढ़िया। तो यह बनवाई गई थी बेचारी किसके द्वारा मेरे बंधु? कुदसिया बेगम के द्वारा ये महान जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ओके, किसके द्वारा? जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला, अब देखो लेकिन इतना याद रखना मेरे बंधु, जो भोपाल में जामा मस्जिद है ना, इसे ताज उल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ताज उल मस्जिद के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है एक बार, लेकिन व्यापम की कौन सी परीक्षा में ये मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा गया है। ओके, प्रश्न है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं? अभी कहाँ ज्यादा देर हुई, अभी लोगों ने ही, आप में से कुछ भाइयों ने और बहनों ने कमेंट किया था कि हिंडोला महल हो, जहाज महल हो, असरफी महल हो, ओके, बुलंद दरवाजा हो, ये पूरे के पूरे कहाँ? ये पूरे के पूरे आपने बताया कि मेरे भैया जी मेरी बहना जी कहाँ? मांडू में स्थित है। और रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल, ओके, पूरे के पूरे कहाँ? मांडू में स्थित है। सिटी ऑफ जॉय या फिर आनंद नगरी किसे कहते हैं? मांडू को कहते हैं। पूरी चीजें आप ही ने तो बताई थी। होसन शाह का मकबरा कहाँ? मांडू में। आप ही लोगों ने तो बताया था, मुझे तो पता ही नहीं था बंधु, आप लोगों ने बताया था पूरा का पूरा। ओके, अब देखो कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ताबीली महल।
और नाहर झरोखा भी शामिल है इसमें। मांडू में और क्या है, ताबीली महल है और नाहर झरोखा भी है। ताबीली महल आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा। ओके, कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक किससे संबंधित थे? अशोक गुप्त वंश से संबंधित थे, या फिर मौर्य वंश से, या फिर कुषाण वंश से, या फिर शक वंश से? आपको पता होगा अशोक को क्या कहा जाता था? महान सम्राट अशोक। क्या महान शब्द जोड़ा जाता था? महान अशोक। महान अशोक के नाम से इन्हें जाना जाता है, महान सम्राट अशोक। ओके, तो बंधु ये इनका संबंध जो है मौर्य राजवंश से था। किससे? मौर्य राजवंश से इनका संबंध था। मौर्य अर्थात कौन? देखो कैसे याद रखो, मौर्य अर्थात मोर। मौर्य अर्थात आप क्या मानोगे? मोर। मोर कैसी होती है? हिंदू धर्म में पूजते हैं इसको, मोर को पूछते हैं, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो कैसा हो गया? मोर बड़ा अच्छा वाला हो गया, और ये भी महान थे, महान अशोक थे, तो भैया राष्ट्रीय पक्षी से जुड़े रहेंगे। किससे? मोर से। ओके, अर्थात मौर्य से ये जुड़े रहेंगे। गुप्त महान लोग थे, ये महान अशोक थे। कैसे थे? सम्राट महान अशोक थे। तो ये गुप्त तो किसी भी चीज को रखते नहीं थे, और शक इन्हें किसी भी प्रकार का होता नहीं था किसी पर, क्योंकि महान लोग थे। तो ये तो ऐसे खत्म कर दो दोनों को, गुप्त वंश को, शक वंश को, इनसे तो संबंध अशोक का हो नहीं सकता। इनका संबंध होगा बहुत अच्छी चीज से। अच्छी चीज मोर, मौर्य अर्थात मोर, इससे इसका संबंध होगा राष्ट्रीय पक्षी से। ओके, ऐसे याद रखें, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो, अशोक का चक्रवर्ती सम्राट या महान सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था देवनाम प्रिय अशोक मौर्य। क्या था? देवनाम प्रिय अशोक मौर्य इनका नाम था। ओके, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग है जो रामायण से संबंधित बताया गया? देख लो, इस प्रश्न पर फिर से स्टार लगा है किताब की तरफ से ही। किताब कह रही है कि भैया जी, आप अगर पढ़ रहे हो ना तो जरा संभल के, ये प्रश्न अच्छा वाला है। ओके, तो याद रखना, याद रखना, बौद्ध धर्म को अपनाया, बिल्कुल सही जवाब अशोक ने। ओके, बाद में तो बंधु रामायण से संबंधित बताया गया है कौन से दुर्ग को? तो इसका सही जवाब है कि बांधवगढ़ दुर्ग को। कैसे? बांधवगढ़ दुर्ग को जो है कहाँ बताया गया है? रामायण से संबंधित बताया गया। बांधवगढ़ दुर्ग है कहाँ? उमरिया में। कहाँ पर है बांधवगढ़ दुर्ग? उमरिया में। ओके, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कैसे? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ घनत्व तो सबसे अधिक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ घनत्व भी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे? इस प्रश्न पर भी किताब की तरफ से भैया स्टार बना हुआ है। स्टार कहता है कि मैं हूं अति महत्वपूर्ण, मुझे थोड़ा अच्छे से याद रखना, मुझे तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। प्रश्न कहता है कि मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। चलिएगा, तो इसे संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। सोहन सिंह कह रहे हैं कि बांधवगढ़ के किले को भाई का किला कहा जाता है, जो कि पौराणिक कथाओं में भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए दुर्ग बनवाया था। और ग्वालियर में जो गुजरी महल और ग्वालियर महल है ना, ये किसके द्वारा बनवाए गए मेरे बंधु? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए, ये मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए। किसके द्वारा? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा ये बनवाए गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि गुजरी महल का निर्माण क्यों कराया, तो गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने कराया, और अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए इन्होंने ये महल बनवाया था। कौन सा? गुजरी महल। गुजरी महल क्यों बनवाया? अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक प्रश्न भी देखा था, अशोक का पूरा नाम क्या है? सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? अशोक का पूरा नाम क्या था? सम्राट अशोक का, जल्दी से कमेंट कर दो, सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था? ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। देखो, प्रश्न क्रमांक 14 पे लगा था स्टार, 15 पे स्टार लगा था, 16 पे भी स्टार लगा है। ओके, तो भैया ये स्टार लगे हैं तो इनको संभल के थोड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? कंप्लीट एमपीजीके के लिए प्रशांत आप यही किताब खरीद लो जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया किताब है, टॉपिक वाइज है। ओके, और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अमेजोन से मंगा लो इसे ऑनलाइन। बहुत ही शानदार किताब है। तो हमेशा याद रखिएगा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस,
1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? और एक प्रश्न बन जाता है कि 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस तारीख को हुई थी, तारीख भी पूछ लेता है। तो याद रखना 3 दिसंबर 1984 को यह हुई थी, यह घटना हुई थी, यह गैस रिसी थी। और जिस कंपनी में रिसी थी उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम मैं लिख रहा हूं यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी का नाम है, क्या है? यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम है जिसमें जो है गैस का रिसा हुआ था 1984 में 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था मेरे बंधु। विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाएं कौन से जिले में स्थित हैं? अरे बंधु बहुत आसान प्रश्न है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, जो भीमबेटका की गुफाएं भी प्रसिद्ध क्यों हैं? तो अपने शैल चित्रों के कारण। क्यों? अपने शैल चित्रों के कारण भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना मेरे बंधु, वे प्रसिद्ध हैं। क्यों हैं? अपने शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं भीमबेटका की गुफाएं। ओके, हमेशा याद रखना। और क्या याद रखना है? और ये याद रखना कि जो भीमबेटका की गुफा है ना, ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन में स्थित है। और सांची के स्तूप भी कहाँ पर है? सांची स्तूप कहाँ पर है? सांची स्तूप भी मेरे बंधु रायसेन जिले में ही स्थित है। आगे बढ़ते देखो 555 हो गए। कितने लोग लाइव हो गए? 555 हो गए। बहुत बढ़िया, क्या आंकड़ा है मेरे बंधु। चलो जल्दी से शेयर कर दो, पूरे 666 लोग लाइव आ जाए। चलेगा। प्रश्न है खजुराहो मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर से किया गया था, जो कि कहाँ से लाया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किससे किया गया? तो भैया बलुआ पत्थर से किया गया। किससे? बलुआ पत्थर से खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने कराया। किसने? चंदेलों ने, या चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। और क्या खास है भाई, ये खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? सॉरी, ये जो बलुआ पत्थर जो था ये कहाँ से लाया गया? तो हमेशा याद रखें ये बलुआ पत्थर जो है मेरे बंधुओं, पन्ना से लाया गया था। वर्तमान में जो पन्ना है ना, वहां से ये लाया गया था। ओके, और आगे बढ़ते हैं। पन्ना क्यों जाना जाता है? पन्ना में भैया क्या है? पन्ना हीरे से संबंधित है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है हमारा प्यारा सा पन्ना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तैयार हो जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? बताएं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब है 19 का विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश का ऐसा क्षेत्र जो अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था वह कौन है? वह मालवा है मेरे बंधु। कौन सा है? वह मालवा है मेरे बंधु। अब हम आगे बढ़ें, लेकिन उसके लिए भाई हमें क्या है, अगला पीडीएफ लेना पड़ेगा। बस आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। अब देखिए अगले पीडीएफ से पढ़ेंगे। अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं, अभी तो हम बहुत सारे लगभग 60-70 प्रश्न और देखेंगे मेरे बंधु। ओके, अभी तो ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है। चलेगा। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसको क्रिकेट टेस्ट मैच के सभी 5 दिन बल्लेबाजी करने का गौरव प्राप्त है? क्रिकेट टेस्ट मैच में कौन से बल्लेबाज को पूरे के पूरे 5 दिन बल्लेबाजी करने का गौरव प्राप्त है? भाई एमपीजी के कंप्लीट हो, एक बार तो हो गया है कंप्लीट, दूसरी बार हमने आधा करा दिया है। अब हम फिर से उठाने वाले हैं शाम को फिर से हम एमपीजी के ही उठाने वाले हैं, निश्चिंत रहें। ओके, तो बंधु इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न क्रमांक 1 का? चलिए क्या हम फिर से लाइव जुड़ चुके हैं? जल्दी से बताएं, क्या हम फिर से जुड़ चुके हैं? एक बार मुझे सभी कमेंट करके बता दें, क्या हम फिर से जुड़ चुके हैं? क्या हम फिर से जुड़ चुके हैं? थोड़ा बफरिंग हो रहा था। इसका आंसर है रवि शास्त्री। बताएं, जुड़ चुके हैं? जुड़ चुके हैं, चलिएगा, बहुत बढ़िया। एक्चुअली
हमारे यहाँ जियो फाइबर लगा है और लाइट चली गई, ओके, तो जियो फाइबर बंद हो गया। अब हमने मोबाइल से कनेक्ट किया है, थोड़ा अब परेशानी आ सकती है, बफरिंग हो सकता है, ओके, फॉल्ट होकर पूरा का पूरा कॉलोनी का लाइट गया शायद, चलेगा। प्रश्न है कि सुश्रुत को क्या कहा जाता था, बताएं। सुश्रुत को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बंधु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखना मेरे बंधुओं कि सुश्रुत को क्या कहा जाता था। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और क्या थे? शल्य चिकित्सक थे, और इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है मेरे सुश्रुत जी को, कि बड़े अच्छे हैं भैया, ओके। सुश्रुत जी को क्या है? शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और एशियन जूनियर चैंपियन का स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं जिनका जन्म धार में हुआ? कौन है भाई जिनका जन्म धार में हुआ है? जल्दी से बताइएगा, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए चले, तो हमेशा याद रखिएगा आदित्य जोशी इनका नाम है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और धार में ये पैदा हुए और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी के बाद 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? अभी इंटरनेट मोबाइल से ही चलेगा बंधुआ, ओके, आज पूरी क्लास में, तो आप थोड़ा बफरिंग हो सकता है, इश्यू थोड़ा बहुत हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपकी कमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ, ओके। तो इंदिरा गांधी के बाद 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं, बताएं। तो भैया एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि 3 बार शपथ ले चुके हैं वे कौन हैं? जल्दी से बताएं, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब है मेरे बंधु, क्या बताइएगा, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर कमेंट करें सभी। चलिए अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। अटल बिहारी, बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? जी हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं अब आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ। एक बार सब लोग क्या है, क्लास को शेयर कर दो मेरे भैया जी, सभी लोग एक बार शेयर कर दो और क्लास को लाइक भी कर दो बंधु, लाइक तो बनता है कि लाइक ठोको, ओके। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमेशा याद रखना, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई मेरे बंधु, वह किसके द्वारा? बिल्कुल आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, ओके। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, है कि नहीं, बताओ। अरे मेरे बंधु प्रश्न क्रमांक बताइएगा। एम जी रानाडे ने, किसने? एम जी रानाडे ने। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल के लिए गिरधारी लाल यादव को वर्ष 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये तो करेंट से संबंधित प्रश्न है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया, बताएं। अच्छा, नरसिंह देव ने, कुछ लोग कह रहे हैं जजाति ने। अरे भैया इसका सही जवाब विकल्प ए, नरसिंह देव ने विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में दामोदर नदी और विंध्य और सतपुड़ा में नर्मदा के बीच क्या आम बात है? दामोदर नदी और विंध्य सतपुड़ा में नर्मदा के बीच क्या आम बात है? क्या आम बात आपको देखने को मिलेगी? तो इसका सही जवाब है क्या जवाब कि दोनों दरार घाटियों के माध्यम से बह रही हैं, दामोदर नदी और नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, बताइएगा, किस राज्य में है? एक प्रश्न और बनता है कि जिम कार्बेट उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? ये प्रश्न भी पुलिस में कई बार पूछा गया है, ओके, 2-3 बार। तो हमेशा याद रखिएगा रणथंभौर बाघ अभयारण्य जो है यह राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में ये स्थित है। अगला प्रश्न है
कि 2014 में गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो पुरस्कारों से संबंधित एक करंट का प्रश्न आता है, बाकी करंट न के बराबर आपको देखने को मिलेगा, केवल एक प्रश्न आपको करंट मिलेगा पेपर में। तो हमेशा याद रखें इसका सही जवाब क्या है मेरे बंधु। 2014 में गांधी शांति पुरस्कार जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को दिया गया था। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। बिल्कुल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का उत्तराखंड में है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने किसके साथ पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में महाकाली संधि में प्रवेश किया है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु महाकाली संधि में प्रवेश किया है भारत ने किसके साथ, बताइएगा। भारत ने किसके साथ प्रवेश किया है मेरे बंधुओं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत ने नेपाल के साथ, किसके साथ, भारत ने नेपाल के साथ पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु महाकाली संधि में प्रवेश किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जी। एमपीजी के आज से ही शुरू कर देंगे, आज शाम से। ओके, निश्चिंत रहें, आज रात 8 बजे से एमपीजी के फिर से शुरू कर देंगे। ओके, बहुत डिमांड आ रही है एमपीजी की, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो एमपीजी के आज रात 8 बजे से फिर से शुरू कर देंगे। और सुबह आपके ये पूरा जीके चलता रहेगा 8 बजे, सुबह 8 बजे जीके पूरा, पुराने प्रश्न, पुराने पेपर। ओके, पुराने पेपर भी हमें 3 से 4 बार कराने हैं। ओके, और शाम को एमपीजी के आपका फिर से शुरू कर देते हैं, अभी तो 3 बार अपन कम से कम खत्म कर लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। तो बंधु इसका सही जवाब है ग्वालियर संभाग का कौन सा जिला नहीं है, बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है भिंड जो है ग्वालियर संभाग का नहीं है। ओके, भिंड कहाँ, चंबल संभाग में आता है। प्रश्न है 2005 में पहले फार्मूला 1 रेसिंग कौन बने। तो हमेशा याद रखें 2005 में पहले फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन बने थे। अगला प्रश्न है कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है। ये प्रश्न तो पुलिस का ही है भैया, और 1-2 बार शायद और भी पूछ लिया गया है, बताइएगा। कौन सी नदी है जो कि गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग अलग करती है, सॉरी, बताइएगा। हम केवल साइंस और जीके प्रोवाइड करा रहे हैं, मैथ रीजनिंग नहीं, हमेशा याद रखिएगा। तो कौन सी नदी है जो गांधी सागर अभ्यारण्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करती है। तो इसका सही जवाब है कि चंबल नदी है जो गांधी सागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करती है। अनिवासी भारतीय एनआरआई दिवस भारत में कब मनाया जाता है। अनिवासी भारतीय अर्थात एनआरआई दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो हमेशा याद रखें यह 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है। भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है। और साइंस की क्लास रियाज मिश्रा हम बता देते हैं कब रहती है। जी हाँ, एमपीजी के खास है, एमपीजी को शाम को कराएंगे बिट्टू, आज 8 बजे से शाम को हम एमपीजी के कराएंगे। साइंस देखो हम 2 क्लास लेकर आए हैं, चालू करते हैं। एक तो सुबह 10 बजे और एक शाम 5 बजे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है, भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है। तो ये है पुणे में। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अभी बदल चुके हैं। ओके, ये तो गलत है, ये गलत है पूरा। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप लोग बता, देखना कितने कंफ्यूज होंगे। अभी कोई बताएगा 7, कोई बताएगा 8, कोई बताएगा 9, सबके सब कंफ्यूज हो। प्रश्न पहले भी 2-3 बार पहले करा चुके हैं, फिर भी बताओ। मैं सबका राज्य देखना, लोग कितने कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 9। अब बताओ, अब इनका अब क्या करना चाहिए। कुछ कह रहे हैं 10, कुछ कह रहे हैं 10। स्नेहा जी रात 8 बजे जी के शुरू करेंगे आज से। ओके, और सुबह 10 बजे साइंस। बताओ, बहुत बढ़िया, ये चल रही है आपकी तैयारी। कुछ लोग कह रहे हैं 3 शासित प्रदेश 7 हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 8 हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 9 हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 10 हैं। कंफर्म कर लो कितने हैं। हम तो पहले आपको करा चुके हैं, हर चीज एक एक चीज आपको द्वारा बतानी पड़ती है, हर चीज को भूल जाते हो। बहुत बढ़िया मेरे बंधु, क्या बात है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो किस क्षेत्र के जरिए भारत में सबसे बड़ा
राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर हमारा एमपी आता है क्षेत्रफल के मामले में। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कार्य देखता है। थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, थोड़ा जल्दी करेंगे, केवल ये रिवीजन के पर्पज से हमने प्रश्न लिए हुए हैं। ओके, तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कार्य देखता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कार्य देखता है वह है अनुच्छेद 356। कौन सा है? अनुच्छेद 356 है। विकल्प ए इसका सही जवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। पीडीएफ पूरी मिल जाती है भैया, व्हाट्सएप ग्रुप शामिल शामिल हो जाओ, व्हाट्सएप पर पूरी पीडीएफ देते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइएगा। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन कभी भी प्रश्न बने कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और यह जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट की दो खंडपीठ है। पहली खंडपीठ है आपकी कहाँ पर? ग्वालियर में है, और दूसरी आपकी कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। और तीसरी खंडपीठ अभी वर्तमान में कहाँ पर? भोपाल में प्रस्तावित है। ओके, अभी लेकिन फिलहाल कितनी? केवल दो खंडपीठ हैं भोपाल में, तो अभी क्या है? प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बंधु, अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब है ये, और एमपी जीके के लिए इससे बेस्ट किताब कोई हो ही नहीं सकती। एमपी जीके के लिए कोई बेस्ट किताब इससे हो ही नहीं सकती। टॉपिक वाइज मैं खुद इस किताब को आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें 3000 पुराने व्यापकों के प्रश्न दिए हैं और टॉपिक वाइज व्याख्या सहित पूरे प्रश्न दिए हैं। अब हम अगला पीडीएफ लेते हैं, बस आप धैर्य रखें, थोड़ा बने रहें। ओके, पीडीएफ हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी तो बंधु हम बहुत 3 पीडीएफ और कराएंगे, अर्थात 60 प्रश्न अभी और होंगे, 60 प्रश्न अभी और होंगे। चलिएगा, ये है पीडीएफ क्रमांक 42। अभी हमने व्हाट्सएप पर आपको केवल 27 पीडीएफ दिए, अभी तो 42 तक रोज देने होंगे हमें। ओके, इतने लेट चल रहे हैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ देना। प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्र केरला में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे बंधुओं, जल्दी से बताइएगा। अब कितने लोग कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है? कितने लोग कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है? मेरे बंधुओं, ज़्यादा समय नहीं, हमें तेजी के साथ करना होगा। ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन तो भैया धड़ल्ले से होगा। जो पढ़ना था वो मैंने पहले ही शुरू के 15-20 मिनट में पढ़ा दिया आज के लिए नया। अब ये तो आपका क्या रिवीजन हो रहा है। तो इसका सही जवाब है कि केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्र केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, वह केंद्र शासित प्रदेश हमारा पांडिचेरी। कौन है? पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, मेघदूत बगीचा कहाँ पर है? इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। इस प्रश्न को पर आप स्टार भी लगा लो। क्या? स्टार भी लगा लो। इस प्रश्न पर क्या लगा लो? स्टार भी लगा लो। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखना। जो मेघदूत बगीचा है ना, या मेघदूत गार्डन है, वह कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। इंदौर को क्या है मेरे बंधु? खेल राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेल राजधानी भी इस इंदौर को हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन किसमें परिवर्तन करना था? भारत के संविधान के पहले संशोधन में किसमें परिवर्तन किया गया था? जल्दी से बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट कर दिया है। और रोजाना 5 मॉक टेस्ट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। कितने? 5 मॉक टेस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ व्हाट्सएप पर, जिसमें साइंस के मॉक टेस्ट रहते हैं, एमपी जीके के मॉक टेस्ट रहते हैं, जीके के मॉक टेस्ट रहते हैं। ओके, तो भैया परीक्षा काफी नजदीक, अब तो मॉक टेस्ट देने में धड़ल्ले से लग जाओ। अब वो मत करो आप फालतू का, ठीक है ना। अब इतने टेस्ट दो जितने में 5 से 6 टेस्ट आपको डेली उपलब्ध कराऊंगा, लग जाओ टेस्ट देने में धड़ल्ले के साथ। तो हमेशा याद रखना, भारत के संविधान का जो पहला संशोधन है ना बंधु, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में चेंज किया गया था। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में चेंज किया गया था। प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया? राष्ट्रगीत किसके द्वारा रचा गया? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रगीत किसके द्वारा रचाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधुओं, तो हमेशा याद रखना। हमने नंबर भैया कमेंट कर दिया है, देख लो, पिन भी कर दिया है कमेंट। ओके, वहां पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रगीत लपेड़ा गया या फिर लिखा गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन से इन प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था? कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था?
हमेशा याद रखिएगा भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म जो है इलाहाबाद में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म जो है मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में किन शासित राज्यों की दिन प्रतिदिन प्रबंधनों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? भारत में किन शासित राज्यों के दिन प्रतिदिन प्रबंधनों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा, या उपराज्यपाल के द्वारा, या राज्यपाल के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो हमेशा याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्यों के प्रबंधन की जो देखभाल है मेरे बंधु, यह उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। ओके, संविधान का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर गांधी सागर बांध बनवाया गया है? कौन सी नदी पर गांधी सागर बांध बनवाया गया है? तो हमेशा याद रखिएगा, गांधी सागर बांध कहाँ बनवाया? तो गांधी सागर बांध बंधुओं चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनवाया गया है। और कहाँ पर? ये भी चंबल नदी पर भी। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। कहाँ पर? मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनवाया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, रिवीजन है आपका। ओके, इसी तरह से फास्ट चलेगी क्लास, चलेगा। प्रश्न है, सिनेमा के विकास के कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार किसके नाम पर? इतना तो समय मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ, तब तक आप जिसे पता होगा तुरंत आंसर दे देता। नहीं पता है तो भैया यहाँ पर सीख लो। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, सिनेमा के विकास के कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार किसके नाम पर है? तो बंधु यह दादा साहेब फाल्के के नाम पर है। किसके नाम पर? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह सर्वोच्च या सर्वोत्तम पुरस्कार है सिनेमा का। और दादा साहेब फाल्के को सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। कौन से? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2003 में मैट सेट या भारतीय मौसम उपग्रह श्रृंखला किसके नाम पर है? 2003 की मैट सेट या भारतीय मौसम उपग्रह श्रृंखला किसके नाम पर है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, यह श्रृंखला कल्पना चावला के नाम पर है। किसके नाम पर है? कल्पना चावला के नाम पर यह श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइएगा, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊंची मीनार अगर कोई है तो वह है मेरे बंधुओं कौन सी? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भैया ने जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब ने। कल की क्लास में हमने ये प्रश्न कहा था, पुलिस में ही ये पूछा गया था। ओके, अगला प्रश्न है कि किसने राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किया था? बताइए, किसने राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बन जाता है। एक बार सभी लोग, क्या है? एक बार सभी लोग इसे जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दो मेरे बंधुओं। जी हाँ, जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ। 1000 लोग लाइव कब आएंगे बंधु? तेज एजुकेशन पर 1000 लोग लाइव होने चाहिए, इतना शेयर करो। तो हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर 2 बार कार्य किया हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इन राज्यों में से किस राज्य में एकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बताइएगा, कौन से राज्य में नहीं है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड में नहीं है। अगला प्रश्न है, चलिए, नवंबर 19 को किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय समाकलन दिवस के रूप में देखा जाता? देख लो, दिवस पूछे तो जाते हैं, इतना तो पता था, लेकिन ऐसा भी दिवस पूछ लेगा ये आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, देख लो कैसा जो है दिवस पूछ लिया है। तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रीय समाकलन दिवस जो है मनाया जाता है, और किसके जन्म दिवस पर? तो राष्ट्रीय समाकलन दिवस मनाया जाता है मेरे बंधुओं इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। ओके, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को राष्ट्रीय समाकलन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कि चंदन कटौना ओरछा में स्थित है, यह क्या है? चंदन कटौना क्या है जो ओरछा में स्थित है? जल्दी से बताइएगा।
रोहित सोलंकी क्यों यहाँ पर पेमेंट ना किया करें आप लोग कोई भी, जैसे कि रोहित सोलंकी ने अभी 20 रुपए दिए, यहाँ पर आप ना दिया करें। ओके, ये पूरा का पूरा पैसा यूट्यूब को चला जाता है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा 50% यूट्यूब को गया। ओके, हमेशा याद रखिएगा। चंदन कटौना ओरछा में स्थित है और यह क्या है? तो चंदन कटौना जो है यह एक क्या है? तो यह एक शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है। ओके, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए एक क्या है? फाउंटेन है मेरे बंधुओं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? जल्दी से बताइएगा मेरे बंधुओं, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि भारत में भारत का ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं वह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा जिले हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल में एकमात्र पार्य पर्यटन स्थल कौन सा है? ये प्रश्न पर आप स्टार बना लो, इस प्रश्न पर इतना मोस्ट है, और 5 स्टार लगा लो। कितने? 5 स्टार आप लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार हो जाता है। ओके, भोपाल में एकमात्र पार्य पर्यटन स्थल। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा भोपाल में एकमात्र पार्य पर्यटन स्थल कौन सा है? कीरवा बांध है। कौन सा है? मात्र पार्य पर्यटन स्थल। ओके, भोपाल में। कि मधुबनी शैली की चित्रकलाएं कहाँ, मधुबनी शैली की जो चित्रकलाएं हैं वे कहाँ पर प्रसिद्ध हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा मधुबनी शैली की जो चित्रकलाएं हैं मेरे बंधुओं, मधुबनी शैली की जो चित्रकलाएं हैं ये कहाँ प्रसिद्ध है? बहुत खास प्रश्न है, शायद आपने ये प्रश्न कभी नहीं देखा हो, लेकिन पुलिस में पूछा गया है। तो बंधु ये बिहार में प्रसिद्ध है, मधुबनी शैली की चित्रकला कहाँ पर? बिहार में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चयन से जुड़े किसी भी विवाद को कहाँ पर संदर्भित किया जाता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उनको चुनते समय कोई भी विवाद अगर हो जाता है तो उसका निराकरण कहाँ पर किया जाएगा? उसकी सुनवाई कहाँ पर की जाएगी? ये प्रश्न है। बस इसका निराकरण कौन करेगा? तो बंधु इसका निराकरण जो है उच्च न्यायालय में होगा, क्योंकि उससे ऊपर, राष्ट्रपति जी से ऊपर कौन है? कोई है अगर बराबर या ऊपर, तो वो कौन है भैया? उच्च न्यायालय है। ओके, उच्चतम न्यायालय में इसका कुछ ना कुछ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोंकण रेलवे नहीं गुजरता है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर कोंकण रेलवे नहीं गुजरता है? बहुत ही शानदार प्रश्न बंधुओं, ये हमेशा याद रखना। जो कोंकण रेलवे है ना वो महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में, इन तीनों में जो है गुजरता है, लेकिन जो कोंकण रेलवे है ये केरल में नहीं गुजरता है। ओके, कहाँ? केरल में ये नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, चलिए उससे पहले बंधु अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये किताब है और व्यापम के पूरे 3000 पुराने प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पूरी एमपीजी के इसमें टॉपिक वाइज दी गई है। ओके, इसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं अमेजन से। ओके, चलिए अब एक और पीडीएफ लेते हैं, एक और पीडीएफ लेते हैं मेरे बंधुओं, एक और पीडीएफ लेते हैं, चलेगा। अच्छा ये तो हो गया था 42वां तो हो गया था। एक और लेते हैं, रुकिएगा थोड़ा, बस जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, अभी तो हम 2 पीडीएफ और देखेंगे। ओके, ये और इसके बाद एक और। ओके, चलिए प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? मेरा काम है केवल आपको रटाना, चीजों को इतना रटा दूंगा बस कर जाओ। ओके, चीजों को इतना रटा दूंगा कि बिल्कुल बस कर जाओ। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो पूरे के पूरे 50-60 लोग चले गए भैया, शेयर कर दो एक बार, पूरे 1000 लोग लाइव हो जाने चाहिए आज। इतना तो आपको करना है भैया, तेज एजुकेशन का धमाका करना है। पूरे दोस्तों को बता दो। क्यों आप लोग जो है इंतजार कर रहे हो? कब बताओगे अपने दोस्तों को? पुलिस की भर्ती खत्म हो जाएगी तब। अपने दोस्तों को सबको बता दो, तेज एजुकेशन पर सुबह 8 बजे आना है, रात को 8 बजे लाइव आना है। ओके, राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो मेरे बंधु जो राज्यपाल का कार्यकाल है ना वो 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधुओं। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो BC रॉय पुरस्कार है मेरे बंधुओं, BC रॉय पुरस्कार यह दिया जाता है इस क्षेत्र में, बताइएगा। तो बंधु BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है किसके क्षेत्र में? बिल्कुल, यह औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है UIDAI के पहले चेयरमैन कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। UIDAI के पहले चेयरमैन कौन थे जो आधार कार्ड बनाती है? ओके, तो इसके पहले चेयरमैन थे बंधु नंदन नीलेकणी। कौन? नंदन नीलेकणी UIDAI के पहले चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक समस्या क्या है? मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक समस्या क्या है? जल्दी से बताओ। तो हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक समस्या जो है ना, प्रमुख समस्या, वो है जल भराव की समस्या। क्या है? जल भराव की समस्या है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना कौन से आयु वर्ग के युवाओं के लिए है? राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना कौन से आयु वर्ग में प्रतिभा की पहचान करने के लिए शुरू की गई? बताइएगा। बिल्कुल, नीलम धाकड़, अरुणा, उमा, कुसुम, रामनिवास, राधा, गजेंद्र, खुशी, मीना, राहुल, अर्जुन, पलक, अंशु, प्रिया, पुष्पेंद्र, शीतल, अंकिता, संतोष। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो बंधु इसका सही जवाब होगा कि यह शुरू की गई कितने आयु वर्ग के लिए? तो यह 8 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शुरू की गई। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को क्या है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कौन सी नदियां हैं जो कि राज्य के पश्चिम से पूर्वी हिस्से की ओर बहती हैं? पश्चिम से पूर्वी हिस्से की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? बताइएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, ओके, इधर पश्चिम से पूर्व की पूर्वी हिस्से की ओर, बताइएगा। तो बंधु बताएं, बताएं कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम से पूर्व बहती हैं या फिर पूर्व से पश्चिम बहती हैं? ये प्रश्न ही बताइएगा। बिल्कुल, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ओके, क्योंकि नर्मदा ताप्ती तो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ओके, ये किधर पूर्व से पश्चिम बहती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों। ओके, इस प्रश्न में ही हो सकता है गलती हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लड़ाई संबंधित युद्ध से उसी प्रकार से है जैसे कि बीमारी। चलिए छोड़िए कि रीजन का प्रश्न डाल दिया है। प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान निम्न वाद्य यंत्रों में से किसके लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान किसके लिए जाने जाते हैं? जल्दी से बताइए, बताइए अमजद अली खान किसके लिए जाने जाते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र वादक हैं। कौन है? सरोद वाद्य यंत्र वादक हैं अमजद अली खान। प्रश्न है कि अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा अजंता में गुफाओं की कुल संख्या है 29। कितनी है? 29 अजंता की गुफाओं की कुल संख्या है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के मामले में कौन सफल रहा? भारत में हरित क्रांति के मामले में सबसे सफल कौन रहा था? गन्ना, धान, गेहूं या फिर मक्का? किस मामले में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल हुई? तो भाई गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफलता मिली थी हमें जब भारत में हरित क्रांति शुरू की गई थी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्रिकेटर है जो कि विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय बना था? जो कि विदेश में शतक लगाने वाला, टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय बना था। तो हमेशा याद रखिएगा सैयद मुश्ताक अली। कौन? सैयद मुश्ताक अली हैं जो कि विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी से बताइएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताएं। तो हमेशा याद रखिएगा जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे बंधुओं,
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये स्थित है मेरे बंधुओं कहाँ? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? जी हाँ, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो बंधु, हर किसी को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, सभी को लाइक करना है और बाद में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना। हर कोई लाइक करे वीडियो को मेरे बंधुओं, हर कोई लाइक करे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सभी सबसे पहले लाइक कर दो, बहुत कम लाइक हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ना, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती हैं? भूटान, चाइना और म्यांमार से कौन से राज्य की सीमाएं मिलती हैं? हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मंदिर का शहर कहा जाता है? भारत का मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? जैसे नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? हमने देखा था नवाबों का शहर। क्या? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो हमने देखा कि नवाबों का शहर किसे, लखनऊ को कहा जाता है या नहीं? बताओ, लखनऊ को कहा जाता है या नहीं नवाबों का शहर? ओके, तो भारत के मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। किसको? भुवनेश्वर को कहा जाता है। बिल्कुल सही, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो रीवा संभाग का नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधुओं। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा जिला जो रीवा संभाग का नहीं है, ऐसा जिला जो रीवा संभाग का नहीं है मेरे बंधु, वो कौन सा है? बताओ, कौन सा है जो रीवा संभाग का नहीं है? अरे पन्ना है, पन्ना। ये रीवा में नहीं, पन्ना आता है हमारा सागर में। किस में? पन्ना आता है सागर में। अगला प्रश्न है, रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है? रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है? बताओ, जल्दी से बताओ, रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है मेरे बंधु? अरे सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो मेरे बंधु। केवल 451 लाइक हैं। कितने? 451। देख रहे हैं 700 लोग। कितने? 700 लोग देख रहे हैं लगभग लगभग। तो भाई इतने कम लाइक क्यों? पूरे लोग लाइक करो, पूरे के पूरे। ओके, एक रिकॉर्ड बना दो कि जितने लोग देखेंगे उससे ज़्यादा लाइक होंगे। कर दो लाइक पूरे के पूरे। हमेशा याद रखना, रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है? तो मेरे बंधु, रातापानी बांध हमारा रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में हमारा रातापानी बांध स्थित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ये तो करंट का प्रश्न है। ओके, करंट का प्रश्न है, इसे छोड़िएगा। प्रश्न है, जलियांवाला बाग में सभा किसके विरोध में आयोजित की गई थी? जलियांवाला बाग में जो सभा हुई थी वह किसके विरोध में आयोजित की गई थी? बताएं, किसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो है सभा आयोजित की गई थी? तो हमेशा याद रखिएगा, जलियांवाला बाग में जो सभा आयोजित की गई थी ना, जो सभा आयोजित की गई थी, यह रोलेट एक्ट के विरोध में, किसके? रोलेट एक्ट के विरोध में आयोजित की गई थी। क्योंकि विकल्प सी इसका सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी से पहले गोवा क्या था? गोवा एक ब्रिटिश क्षेत्र था, या फिर एक स्पेनिश क्षेत्र था, या फिर एक फ्रांसीसी क्षेत्र था, या फिर एक पुर्तगाली क्षेत्र था गोवा? तो भैया मेरे, आज़ादी से पहले अगर देखा जाए तो हमारा ये प्यारा सा जो गोवा है ना, ये एक पुर्तगाली क्षेत्र था। क्या है? एक पुर्तगाली क्षेत्र था हमारा गोवा। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अस्पतालों और विद्यालयों के क्षेत्र किस के रूप में घोषित हैं? बताइए, किसके रूप में अस्पताल और विद्यालयों के आसपास के क्षेत्र घोषित हैं? जल्दी से बताएं। तो हमेशा याद रखिएगा, यह क्षेत्र हॉर्न नहीं क्षेत्र के रूप में घोषित है। ओके, कि इस क्षेत्र में, इसके आसपास के क्षेत्र में क्या है, आप ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा सकते। विनोद जी, सुबह 8 बजे होती है क्लास, सुबह 8 बजे और रात 8 बजे, और रात 8 बजे, और सुबह 10 बजे आपका साइंस होता है। 10 बजे साइंस होता है सुबह, और शाम आपकी जीके और एमपी जीके होती है।
रात को 8 बजे जो है एमपीजी के, सुबह 10 बजे साइंस पीडीएफ लेते हैं। अगला पीडीएफ लेते हैं बंधु लास्ट पीडीएफ लेते हैं। अभी 20 प्रश्न और करेंगे। ओके, अभी 20 प्रश्न और करेंगे। बस थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन भैया परीक्षा नजदीक है, इतनी परेशानी तो चलती है। चलो, प्रश्न है सबसे पहला कि हैदर अली कहाँ के शासक थे? हैदर अली कहाँ के शासक थे? बताओ, जल्दी से बताओ, हैदर अली कहाँ के शासक थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे कमेंट कर दिया है। ओके, बताओ हैदर अली कहाँ के शासक थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधुओं, हमेशा याद रखिएगा, जो हैदर अली है ना, ये कहाँ के शासक? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखिएगा कि हैदर अली शासक थे मैसूर के। कहाँ के? मैसूर के शासक थे हैदर अली। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी आता है। जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर आयोजित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है जबलपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? जबलपुर में माखनलाल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, करंट से संबंधित प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? भैया तो मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार रहते हैं ना बड़े बड़े, ये पूछे जाते हैं करंट में, बाकी खास चीजें नहीं पूछी जाती। ओके, प्रश्न है कि भारतीय रेल एशिया में कौन सा रेल संघ है, और दुनिया में एकल प्रबंधन के तहत भी ये कौन से नंबर पर है? तो याद रखें, मैं ही आपको जवाब बता दूं इसका, प्रश्न क्रमांक 4 का, कि भारतीय रेल जो है ना, ये एशिया में, कहाँ? ये एशिया में सबसे बड़ा, और दुनिया में एकल प्रबंधन के तहत दूसरा सबसे बड़ा है। ओके, अगला प्रश्न है, नदी, कौन सी नदी है जो कि समुद्र के साथ कलकत्ता बंदरगाह को जोड़ती है? कौन सी नदी है जो कि समुद्र के साथ कलकत्ता बंदरगाह को जोड़ती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी है जो समुद्र के साथ कलकत्ता बंदरगाह को जोड़ती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे बंधु? इसका सही जवाब होगा, ऐसी नदी जो समुद्र के साथ कलकत्ता बंदरगाह को जोड़ती है उसका नाम है हुगली नदी। ओके, अगला प्रश्न है, चलिए, प्रश्न है कि रामपुरा कुड़ाल टैंक निम्न के बीच स्थित है। बताइए, रामपुरा कुड़ाल टैंक किसके बीच स्थित है? कौन सी, कहाँ ये स्थित है रामपुरा कुड़ाल टैंक? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, जो रामपुरा कुड़ाल टैंक है ना मेरे बंधु, ये कहाँ? ये भोपाल और इंदौर के बीच स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल और इंदौर के बीच स्थित है टैंक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्नों को निर्धारित कौन करता है? संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्नों को निर्धारित कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्नों को निर्धारित करने का काम रहता है मंत्रिपरिषद का। किसका? मंत्रिपरिषद का। थोड़ा जल्दी किए लेते हैं, थोड़े से प्रश्न बचे हैं, केवल 12 प्रश्न। अकबर के अभिभावक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मेरे बंधुओं, अकबर के अभिभावक थे बैरम खान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया? भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया? तो हमें याद रखना, भारतीय संविधान का जो मसौदा है वो 26/1949 को, कब हुआ? ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। कब? 26 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किसमें उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान क्यों दिया जाता है? हमेशा याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। किसमें? साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सरस्वती सम्मान हर वर्ष दिया जाता है। कि कौन से राजा ने दाग और चेहरा को दागना एवं प्रत्येक के विस्तृत वर्णन की क्रमानुसार प्रणालियों को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है कि
उद इन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, लता ने महिला संगीतकार को भारत रत्न मिला था। कौन सी संगीतकार हैं जिन्हें लता मंगेशकर के अलावा भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? इनका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। क्या है? MS सुब्बलक्ष्मी। आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंधु, आप लोग इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और लिंक डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी क्लासेस का। मैं लगभग जीके के PDF डिटेल में आपको इसी तरह की जो क्लास ले रहा हूँ ना, इसी तरह की PDF डाउनलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर या जैन गुरु कौन थे? तो हमेशा याद रखें, 24वें तीर्थंकर या जैन गुरु कौन थे? वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न है कि किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? तो बी फॉल्स कहा जाता है किसको बंधु? अरे मेरे बंधु, बी फॉल्स कहा जाता है जमुना प्रपात को। ओके। अगला प्रश्न है, के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने पहचान बनाई? तो ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में केवी कामत चुने गए थे। कौन? केवी कामत ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष चुने गए। पुलिस के जलवायु को बड़े पैमाने पर किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर वर्णित किया जा सकता है किस रूप में? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश रहता है यह राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्त किया जाता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव में पहली बार कब हुए? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए थे मेरे बंधुओं 1957 में। कब हुए? मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार 1957 में हुए थे। विशेष प्रश्न हो जाता है आपके लिए। जिस किताब से हम पढ़ा रहे हैं वो है एग्जाम कट। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं, टॉपिक वाइज MP की किताब अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिएगा। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दी है किताब खरीदने की, अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। इसमें 3000 टॉपिक वाइज व्याख्या सहित पूरे MP की दी हुई है। ओके, तो चलिएगा मिलते हैं आपसे कब? 10 बजे। कब? 10 बजे। 10 बजे क्या रहेगा? 10 बजे रहेगा बंधु आपके लिए साइंस। ओके, साइंस क्लास रहेगी 10 बजे। ओके, मिलिएगा 10 बजे, लाइव आइएगा सभी के सभी। हम व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप पर लिंक दे देंगे और इसकी PDF जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं ना उनकी PDF हम व्हाट्सएप पर तो देते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया डाउनलोड, जो लोग नए हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। हमने कमेंट कर दिया है नंबर, और PDF इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। मॉक टेस्ट हम डेली 5 मॉक टेस्ट, डेली कितने? 5 मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 5 मॉक टेस्ट अब रोजाना 1 तारीख से 5 मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं व्हाट्सएप पर। ओके, जिसमें हम GK, साइंस, MPG के पूरे सभी के मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको। ओके, तो चलेगा। जितने लोग भी बचे सभी लोग लाइक कर दो, पूरे के पूरे 600 लाइक पहुंचा दो। कितने? 600 लाइक पहुंचा दो। जल्दी से लाइक कर दो सभी, जल्दी से लाइक कर दो। पूरे 600 से अधिक लाइक होने चाहिए वीडियो पर। ओके, 600 से अधिक लाइक होने चाहिए मेरे बंधुओं, जल्दी से, तभी वीडियो को बंद करूंगा। सब लोग जाने से पहले पूरे 600 लाइक पहुंचा दो। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, चलेगा। हम नंबर कमेंट कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर। ओके, इस पर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना सभी। चलेगा, तो मिलते हैं आपसे 10 बजे। चलो सभी लोग लाइक करो, पूरे 600 पहुंचाओ जल्दी से। 10 लोग और, 10 लोग और करना है, 10 लोगों को और करना है लाइक, जल्दी करो। बिल्कुल, बस 9 लोग और, 9 लोग और रह गए हैं लाइक किए बिना, जल्दी से करो। 594, बस 6 लोग और रह गए हैं, बस 6 लोग और रह गए हैं। कौन बनेगा 600वें नंबर का लाइकर? बस 3 लोग और रह गए हैं, 3 लोग और रह गए हैं, हो गए 600। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। देखो डिसलाइक मार रहे हैं।